नमस्कार। स्वागत है आपका TWC GS वर्ल्ड में। यदि आपने TWC GS वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC GS वर्ल्ड। आज हम अपनी यूनिट नंबर 2 के तहत जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था चल रही है उसमें हम जो देखेंगे प्रस्तावना को देखेंगे कि प्रस्तावना भारतीय संविधान में किस प्रकार से आई। क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? सबसे बड़ा डिबेट तो देखो यही होता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। अंग है तो क्यों है और नहीं है तो फिर वो क्यों नहीं है, ये भी यहाँ पर देखना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पर अपने निर्णय दिए हैं और कई बार अपने निर्णय को पलटा भी है। कभी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और फिर बाद में केशवानंद भारती के तहत ये भी कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और यदि प्रस्तावना संविधान का अंग है तो ये आपकी क्या होगी, ये फिर आपकी इसमें परिवर्तनीय भी होगी, अर्थात प्रस्तावना में फिर परिवर्तन किया भी जा सकता है। तो वही हम यहाँ पर देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, प्रस्तावना होती क्या है और अलग-अलग जो विद्वान हुए, जो राजनीतिज्ञ हुए, उन्होंने प्रस्तावना को लेकर अपनी क्या-क्या अपने उद्देश्य प्रकट किए। तो वो यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा और शुरुआत करेंगे हम अपनी प्रस्तावना से। प्रस्तावना होती क्या है पहले तो ये देख लेते हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रही है प्रस्तावना, ये आपकी प्रस्तावना ही है। जैसे ही संविधान को ओपन करेंगे या फिर देखो आप कोई भी बुक खरीदते हैं तो वहां भी आपको प्रस्तावना लिखी मिलती है, दूसरे या तीसरे पृष्ठ पे ही आपको प्रस्तावना मिल जाएगी। या तो प्रस्तावना लिखा हुआ मिलता है या फिर उद्देशिका लिखा हुआ मिलता है या फिर कहीं कहीं आपको दो टू की भी देखने को मिलेगा, दो टू। तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो लेखक होता है ना, लेखक इस बुक में क्या लिखने वाला है वो आपको थोड़ा सा मोटा मोटे तौर पर आइडिया ही दे देता है अपनी प्रस्तावना के अंदर ही। लेकिन हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले प्रस्तावना का ही पेज पलटते हैं, सबसे पहले प्रस्तावना से आगे निकलते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रस्तावना को कभी पढ़ने का वो ही नहीं मानते कि हाँ प्रस्तावना क्या है, क्योंकि वहां पर लेखक के अपने विचार होते हैं और वो उन विचारों से अपनी किताब के बारे में बताने का प्रयास करता है कि मैंने इस किताब में क्या देने का प्रयास किया है। अब आप खुद भी बताओ, अपने आप को सोचकर बताना कि आपने कितनी पुस्तकों की प्रस्तावना पढ़ी है। जितनी भी आपने पुस्तक पढ़ी हो, दो चार दस बीस, तो आप ये सोचकर बताना कि क्या आपने प्रस्तावना कितनी पुस्तकों की पढ़ी है, क्या एक की पढ़ी है, दो की है, सभी की पढ़ी है या किसी की पढ़ी ही नहीं आज तक। तो जरा विचार करना। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी हमारे पास प्रस्तावना होगी और ये क्या है, ये भी संविधान के प्रारंभ में आपको देखने को मिल जाएगी। और जो प्रस्तावना है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, देखो हम भारत के लोग कभी कभी सवाल यहीं से पूछ लेता है कि प्रस्तावना का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो वी आर इंडियन। तो ये जो है हमारा ये शुरुआत जो होती है प्रस्तावना की वो होती है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ये मिति मार्ग शुल्क सप्तमी सप्तम 2006 विक्रमी, ये विक्रम संवत पर आधारित है आपकी, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब तो कोई प्रस्तावना आपको याद भी होनी चाहिए, एक भारतीय होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते भी आपको प्रस्तावना याद होनी चाहिए। लेकिन यदि आपको प्रस्तावना याद भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आपको प्रस्तावना के कुछ पॉइंट जरूर याद रखने की प्रस्तावना कहाँ से प्रारंभ होती है। एक तो ये पॉइंट, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ये आपको सभी कुछ ध्यान रखना है। जैसे देखो यहाँ पर न्याय की कितने प्रकार के न्याय दिए हैं, न्याय तीन प्रकार की बात की गई है, जैसे सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अर्थात प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई, अर्थात प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्यायों की बात की गई है। तो फिर वो अगला सवाल ये करेगा कि स्वतंत्र प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो प्रस्तावना में पांच प्रकार की स्वतंत्रताएं देखो, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना। कि आपको ये स्वतंत्रता है कि आप अपने धर्म का पालन करें, उस धर्म के अनुसार उस धर्म की उपासना करें और विश्वास रखें। अभिव्यक्ति, कहीं भी आपको बोलने का अधिकार है और आपको विचार विमर्श करने का भी आपका अपना पूरा अधिकार होगा। अर्थात प्रस्तावना हमारी
में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं देती है। उसके बाद में अवसर कितने हैं? देखो, प्रतिष्ठा का अवसर है आपके पास। प्रतिष्ठा और अवसर की जो है वो समता देती है। समता मतलब समानता देती है कि आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगी और अवसर भी मिलेगा। तो प्राप्त करने के लिए उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बंधुता मतलब आपस में मेलजोल, मिलजुल कर रहने वाले, जैसे आप कह देते हैं ना बंधु, बंधु का मतलब भाईचारे से ही संबंधित होता है इसका। तो अब हमने कब अपनाया? 26 नवंबर 1949 को इसे अपना लिया। और कब अंगीकृत किया? अधिनियमित किया और आत्मार्पित कर लिया। तो ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आपको प्रस्तावना थोड़ी सी कम से कम आइडिया तो होना चाहिए। कभी कभी ये भी ध्यान रखना है कि वो यही पूछ लेता है कि निम्न में से मिलान कीजिए कि कौन सा न्याय है। न्याय का मतलब किस प्रकार से संविधान की प्रस्तावना में न्याय दिया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पहला ऑप्शन बनेगा। दूसरा बनाएगा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। तीसरा बनेगा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। फिर ये बनाएगा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। तो ये भी क्रम भी आपको याद होना चाहिए। ये जैसे ये लिखा हुआ है ना क्रम, इसी प्रकार का क्रम भी आपको पास होना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ही होगा। और स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। या पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब देखो, स्वतंत्रता प्रस्तावना के बारे में क्या क्या हुआ। देखो, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक संपन्न हुई। यहाँ पर पहली हुई। और फिर 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। और इसी 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसको 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया जाता है, अर्थात अंगीकृत अर्थात स्वीकार कर लिया जाता है कि हाँ, संविधान में कोई प्रस्तावना भी होनी चाहिए। ये आपकी यहाँ पर कंडीशन बनी। इसे अब देखो, इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। प्रस्तावना को ये पूछ कह सकता है कि बताओ निम्न में से किसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। इसे न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे न्यायालय में आप इसे नहीं ले जा सकते। यदि इसका हनन होता है प्रस्तावना का, तो आप इसे न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है, ये कहा जाता है। लेकिन अब देखो क्या हुआ, उच्चतम न्यायालय ने अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में एक केस आया था, केशवानंद भारती। और जो केशवानंद भारती का जो संबंध है वो आपके संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधित है। आधारभूत अर्थात स्ट्रक्चर, ढांचे से संबंधित था। और ये कहीं ना कहीं प्रस्तावना से भी संबंधित था ये केस। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में आया था ये केस। और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। उससे पहले संविधान का अंग नहीं माना गया था प्रस्तावना को, लेकिन केशवानंद भारती केस के बाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया। और यदि संविधान का अंग प्रस्तावना है तो उसमें संसद संशोधन कर सकती है, क्योंकि संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। तो जब ये मान लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो उसमें संशोधन भी हो सकता है। और इसी प्रकार लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी करा कि नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती, अर्थात सकारात्मक ही आपका क्या होगा, सकारात्मक संशोधन ही यहाँ पर मान्य होगा। उससे पहले कोई संशोधन मान्य नहीं होगा। देखो जरा, इसी आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में प्रस्तावना में संशोधन किया गया। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए। तीनों शब्दों को जरूर ध्यान रखना है आपको कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए हैं। यहाँ पर पंथनिरपेक्ष की जगह धर्मनिरपेक्ष भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। एक ही मतलब है दोनों। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। क्यों क्यों जोड़ दिए गए? इसलिए जोड़ दिए गए क्योंकि अब प्रस्तावना जो थी वो संविधान का अंग है। अब यदि कोई आपसे वर्तमान में ये पूछ ले कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, आप कहेंगे कि हाँ जी, संविधान में प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। यदि आपसे फिर से दूसरा क्वेश्चन हो कि कारण स्पष्ट कीजिए, तो कारण आप देंगे केशवानंद भारती केस का। केशवानंद भारती केस 1973 में जो आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो इसलिए संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग है। अच्छा देखो, जो मैंने आधारभूत ढांचा लिखा है, ये कुछ इस तरह से होता है। जैसे मान लो आधारभूत ढांचा मोटे तौर पर मान लो जैसे ही आपका मकान है, आप इसमें कहीं भी आप अपना बेडरूम बनाना चाहते हैं, बनाइए। आप कहीं भी लैट्रिन बाथरूम बनाना चाहते हैं, वो भी बना सकते हैं। कोई आप अगला एक्स्ट्रा गेस्ट रूम बनाना चाहते हैं, कहीं भी बना सकते हैं इस क्षेत्र में। लेकिन ये जो दूसरा पड़ोसी का मकान है, ये वाला, आप इसके अंदर नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही था आधारभूत ढांचे का कि आप संविधान में कुछ भी परिवर्तन कर दीजिए, लेकिन उसके आधारभूत संरचना को नहीं छेड़ा जाएगा बिल्कुल भी। तो वही कहा गया है यहाँ भी कि आप अपने अपने एक दायरे में रहिए।
उससे दायरे से बाहर नहीं निकलना है आपको। कहते हैं ना कि जितनी चादर है उतनी पैर फैलानी चाहिए, तो वही काम यहाँ भी कर दिया गया। अब बात आई संसद के सामने कि जी आधारभूत ढांचा क्या होता है, कि आधारभूत ढांचा का कैसे आप प्रस्तुत करोगे कि यहाँ तक हमारा आधारभूत ढांचा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ही जवाब दिया कि इस आधारभूत ढांचे को हम समय समय पर तय करेंगे। यदि हमारा आधारभूत ढांचे का हनन होगा तो हम समय समय पर बताएंगे, जैसे जैसे आप संशोधन करोगे उसी समय आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो प्रस्तावना जो है उसको कुछ लोगों ने अपने अपने विचार दिए, जैसे एन के पालिकीवाला ने। एन के पालिकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके पीसीएस के लिए, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, एन ए पालिकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। ये ध्यान रखना है कि संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, या संविधान का परिचय पत्र किसे कहा जाता है, तो उद्देशिका को। अब ये पूछ सकता है कि संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, तो एन के पालिकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। ऐसे ही ए के अय्यर ने हमारे सपनों का दीर्घकालिक विचार है। प्रस्तावना को ए के अय्यर ने हमारे सपनों का दीर्घकालिक विचार बताया है। उसी प्रकार डी बसु या ठाकुरदास भार्गव के अनुसार संविधान को प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया गया है। ये ध्यान रखेंगे। हालांकि संविधान की आत्मा तो 32 में भी है, 32 को भी कहा गया आर्टिकल 32 को, लेकिन वो कहा है अम्बेडकर साहब ने। अम्बेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है प्रस्तावना को। ठीक। अब प्रस्तावना जो है वो हम भारत के लोगों से प्रारंभ होती है। ये भी ध्यान रखना है आपको कि प्रस्तावना जो हमारी वो किससे प्रारंभ हो रही है, तो हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट, प्रस्तावना पर सुप्रीम कोर्ट का विचार। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे आपके, बहुत ज्यादा। बेरुवाड़ी वाद आया था, बेरुवाड़ी केस में 1960 में आया था बेरुवाड़ी केस, और इसमें संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि संविधान का अंग नहीं है। अर्थात कौन, प्रस्तावना। बेरुवाड़ी केस आया 1960 में, और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और जब प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो इसमें कोई परिवर्तन भी संभव नहीं है। अब यहाँ पर संभव परिवर्तन कोई नहीं होगा फिलहाल 1960 तक। उसके बाद में एक केस और आ गया, गोलकनाथवाद। तो गोलकनाथवाद में कहा गया इसे संविधान की मूल आत्मा माना गया, मूल आत्मा, लेकिन संविधान का अंग अभी भी नहीं माना गया इसको। तो गोलकनाथवाद में संविधान की मूल आत्मा माना गया उद्देशिका को। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक केस आया, केशवानंद भारती केस 1973 का। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसमें अपने ही निर्णय को पलट दिया। बेरुवाड़ी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन अपने ही निर्णय को पलटते हुए संविधान में प्रस्तावना को ये कह दिया कि अब प्रस्तावना संविधान का अंग है, अर्थात संविधान का भाग है। इसे मूल ढांचे का हिस्सा भी बताया, अर्थात जो प्रस्तावना है वो मूल ढांचे के हिस्से में भी आती है। अर्थात जो मूल ढांचा है संविधान का, अब मूल ढांचा क्या है वो सुप्रीम कोर्ट समय समय पर तय करेगा। तो मूल ढांचा क्या है, तो वही काम यहाँ भी हुआ। तो इसका मतलब मूल ढांचे के तहत कौन आता है, मूल ढांचे के तहत आपकी प्रस्तावना भी आती है, आपके मूल अधिकार भी आते हैं। इसमें नकारात्मक संशोधन संभव नहीं है। संसद चाहे तो परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है उद्देशिका में, लेकिन नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। और यदि नकारात्मक संशोधन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट उसे खुद ही रद्द कर देगा। अब देखो नेक्स्ट है, उद्देशिका की प्रकृति कैसी है। अब ध्यान रखना है कि उद्देशिका की प्रकृति कैसी है। तो उद्देशिका, यदि सवाल करते हैं कि उद्देशिका की प्रकृति है, तो उद्देशिका की प्रकृति कैसी है, न्याय योग्य नहीं है, अर्थात न्याय दिलाने योग्य नहीं है उद्देशिका की प्रकृति जो है। ये मोटे तौर पर याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है, अब देखो इसमें कुछ शब्द आए थे, जैसे मैंने आपको बताया था संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, ये सब आपके क्या है, इनका मतलब क्या है। जैसे देखो, संप्रभुता का अर्थ है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी का डोमिनियन है। डोमिनियन मतलब उपनिवेश है। इसका मतलब यह है कि भारत अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, हम किसी के ऊपर बाध्य नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, खूब जाकर जो पश्चिम के देश हैं जैसे यूके है, अमेरिका है, खूब जाकर दबाव बना रहे हैं कि आप रसिया का विरोध कीजिए कि रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है। तो उसके बाद में क्या है कि हम स्वतंत्र देश हैं, हम जिसमें जो हमारे देश का हित जिसमें छिपा हुआ है हम उसका पक्ष लेंगे, किसी और का नहीं। तो इसलिए कहता है कि हमारी अपनी संप्रभुता है, हम किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं करते।
ऐसे समाजवादी का मतलब भारतीय समाजवाद को गांधीवादी और मार्क्सवाद से मिला जुला रूप है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जो झुकाव है वो गांधीवाद की तरफ है। भारत गांधी जी भी जो थे वो गांधी जी भी क्या थे, गांधी जी भी समाजवाद की तरफ ही इशारा करते हैं। मार्क्स का समाजवाद अलग है थोड़ा सा, गांधीवादी का गांधी जी का समाजवाद अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं समानता देखने को मिलती है। इसलिए क्या है कि जो भारतीय समाजवाद है वो गांधीवादी और मार्क्सवाद का मिला जुला रूप है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि धर्म का अर्थ ये होता है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि इस शब्द का स्पष्टीकरण संविधान में तो नहीं किया गया, लेकिन हमारे देश में सभी धर्म समान है। अर्थात इसका मतलब देखो, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि धर्मनिरपेक्ष क्या है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, अपना कोई धर्म नहीं है। इसका मतलब जो अपना कोई धर्म नहीं है तो इसका मतलब क्या है जी, भारत सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता देता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो। संविधान के अनुसार सभी धर्मों को समान रूप से माना गया है। इसलिए हम कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं। जैसे पाकिस्तान कहता है, पाकिस्तान अपने आप को धर्म देश घोषित करता है, जैसे वो कहता है कि हम एक मुस्लिम राष्ट्र हैं। तो भारत कभी नहीं कहता कि हम एक हिंदू राष्ट्र हैं, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्षता को अपनाते हैं। क्योंकि भारत में क्या है, भारत में बहुत सारी विविधता है। इसलिए हमने क्या करा, हमने किसी धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म माना ही नहीं। और इसी वजह से क्या होता है कि हम धर्मनिरपेक्ष की श्रेणी में आते हैं। तो हमारा कोई पर्टिकुलर अपना भारत का कोई धर्म धर्म नहीं है, लेकिन हम सभी धर्मों को समान संरक्षण देते हैं, समान भाव से देखते हैं सभी धर्मों को। फिर आती है लोकतांत्रिक की बात। इसमें क्या होता है कि लोकतंत्र में क्या होता है कि जो लोकतांत्रिक होगा वो सर्वोच्च शक्ति जो होती है वो जनता में निहित होती है। जनता जिसे चाहे गद्दी पर बैठा दे, जनता जिसे चाहे उसे गद्दी से उतार दे। जैसे आप देखते ही हैं कि हर प्रत्येक 5 वर्ष पर निर्वाचन होता है, और जब निर्वाचन होता है जनता को लगा कि पिछली सरकार ने अच्छा नहीं करा तो वो उस सरकार को हटा सकती है अपने वोट के दम पर, अर्थात अपने निर्वाचन के दम पर जनता उसको हटा सकती है। इसलिए कहा गया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में सर्वोच्च शक्ति जो है, जो सर्वोच्च शक्ति है वो जनता के पास है, ना कि किसी पीएम या प्रेसिडेंट के पास। गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब होता है का प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए आएगा। देखते हैं आप, देखो प्रत्यक्ष मोदी जी अर्थात पीएम, अप्रत्यक्ष प्रेसिडेंट। तो यदि आप देखें तो ये इनका जो कार्यकाल है वो एक निश्चित है, ऐसा नहीं है बाकी अमेरिका की तरह, ओ सॉरी, चाइना की तरह कि हाँ जी फिक्स ही हो गए अब, या उत्तर कोरिया की तरह कि हम आजीवन रहेंगे, यहाँ के राजा रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या है कि आप अपने प्रतिनिधि को, अपने राजा को एक निश्चित समय के लिए चुनेंगे और उसके बाद में वो स्वयं कुर्सी छोड़ देगा। तो प्रत्यक्ष है और अप्रत्यक्ष है, चाहे राजा या हमारा प्रमुख, जनता का प्रमुख प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आए या अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आए, लेकिन वो एक निश्चित समय के लिए आएगा। जैसे भारत में जो प्रेसिडेंट और पीएम का चुनाव होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। जैसे अमेरिका में चले जाओ, प्रेसिडेंट का चुनाव 4 वर्ष के लिए होता है। रशिया में चले जाओ तो 6 वर्ष के लिए होता है। तो लेकिन एक निश्चित समय है। उसी तरीके से भारत में भी एक निश्चित समय ही होता है। अब देखो, न्याय मैं पीछे ही बता चुका हूँ। न्याय आपके 3 प्रकार के होते हैं। प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार के दिए गए हैं, एक तो सामाजिक, एक आर्थिक और दूसरा राजनीतिक। तो 3 प्रकार के न्याय, उपरोक्त तीनों के अर्थ में व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। कि किस जाति का है मैटर नहीं करता, किस धर्म का है ये भी मैटर नहीं करता, और उसका लिंग क्या है वो भी मैटर नहीं करता कि मेल है फीमेल है। इस आधार पर तो भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आप देखते हैं सबसे ज्यादा इन्हीं आधारों पर भेदभाव भी होता है। लेकिन हमारा संविधान इस चीज की मनाही करता है। ये आप ध्यान रखेंगे पूरी तरीके से। जब तक आप अपने अधिकारों को जानोगे नहीं, तो आप अपने अधिकारों को पालन कैसे करवाओगे दूसरे से। तो इसलिए आपको अपने अधिकार जानने का पूरा हक है, और ये आवश्यक भी है वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए। देखो स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई थी, 5 प्रकार की। स्वतंत्रता का मतलब होता है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति है, अर्थात भारत में जो व्यक्ति जहां जहां घूमना चाहे वहां जाकर रह सकता है, मूल निवासी बन सकता है, अपना व्यापार कर सकता है, लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं भी। तो वही यहाँ पर भी स्वतंत्रताएं दी गई, तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान जो कराएगा वो राज्य कराएगा। फिर है समता, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति है, और बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध भी किया गया है। अर्थात प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को समान विशेषाधिकार है, अर्थात सबको समान रूप से देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि मान लो कोई मेल है, एक टीचर बन गया वो मेल, मान लो प्राइमरी स्कूल में टीचर बन गया। कोई फीमेल है, वो भी टीचर बन गई और वो भी प्राइमरी स्कूल में टीचर है। तो
इन दोनों को समान रूप से सैलरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये फीमेल है तो कम मिलेगा, मेल है तो ज्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर हमारा संविधान ऐसे जो प्रावधान है उसको मान्यता नहीं देता। यदि कोई व्यक्ति का प्रोफेशन एक ही है, व्यवसाय एक ही है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो सबको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि मेल जो है वो प्राइमरी में टीचर है और जो फीमेल है मान लो वो किसी इंटर कॉलेज में टीचर है, तो वहां पर देखो अंतर पड़ेगा, क्योंकि अब वहां का प्रोफेशन अलग हो गया। वो छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं मेल, जबकि फीमेल जो बड़े बच्चों को पढ़ा रही है, तो वहां पर अंतर हो जाता है। लेकिन समान व्यवसाय के लिए समान आपको वेतन प्रदान किया जाएगा। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। एक आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना ही आपका बंधुत्व का उदाहरण है। अर्थात भाईचारे की भावना संविधान एकल नागरिकता के तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। इसी वजह से तो हम क्या है, एकल नागरिकता अपनाते हैं। सब क्या है, जितने भी भारतीय हैं वो सब आपस में भाई बहन है एक दूसरे के। तो वही यहाँ पर भी काम बनता है आपका। प्रस्तावना पर विचार या प्रस्तावना का विचार जो है वो अमेरिका से लिया गया है, ध्यान रखेंगे, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये ध्यान रखेंगे। प्रस्तावना का जो विचार था कि हाँ यार भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना होनी चाहिए, वो तो अमेरिका से ले लिया, लेकिन जिस रूप में लिखी जाए, किस रूप में लिखी जाए, वो लिया गया है हमने ऑस्ट्रेलिया से। ये दोनों ध्यान रखना है आपको, कभी कंफ्यूजन हो जाए। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें यह बताया गया कि भारत कैसा होगा, अर्थात संविधान की आत्मा ही इसे माना गया। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है, ये ध्यान रखेंगे। हालांकि उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा, लेकिन संविधान की आत्मा नहीं कहा इसे, जबकि संविधान की आत्मा मूल अधिकारों को कहा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है, अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा, पीछे ही बताया मैंने आपको। ऑस्टिन, जो ग्रेडविन ऑस्टिन थे, ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। तो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग अपने अपने विचार दिए गए हैं, लेकिन इन व्यक्तियों के विचार मायने रखते हैं, इसलिए आप इन चीजों को याद रखना जरूर है। ऑस्टिन ने क्या कहा है, किसको कहा है, तो नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। एन के पालिकीवाला ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। और वहीं पर जो जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना हम भारत के लोगों से प्रारंभ होती है। प्रस्तावना के अनुसार राज्य की प्रकृति में 5 मुख्य कारक होते हैं। कौन कौन से हैं? देखो, एक तो है संपूर्ण प्रभुता संपन्न, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है लोकतंत्र, चौथा पंथ निरपेक्ष और पांचवा है गणराज्य। अर्थात संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि अपना निर्णय किसी के दबाव में भारत नहीं लेगा, हम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। और भारत 26 नवंबर 1949 को प्रभुत्व संपन्न हुआ था, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कर दिया था, संविधान एक तरीके से लागू कर दिया था। पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ लागू की शुरुआत यहाँ से हो गई थी, क्योंकि हमने 15 अनुच्छेदों को यहीं लागू कर दिया था। समाजवाद में इसमें सबसे गरीब तबके को ध्यान में रखकर समाज का निर्माण किया जाएगा, अर्थात जो भारत में सबसे गरीब व्यक्ति है उसको ध्यान में रखा जाएगा, वही आपका समाजवाद कहलाता है। लोकतांत्रिक शासन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होगा, अर्थात जनता शासन न कर कर वो जनता किसी अपने प्रतिनिधि को शासन में बैठाएगी और वो वहां पर शासन करेगा। पंथ निरपेक्ष, भारत में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में नहीं अपनाया गया, वही मैं पीछे ही बता रहा था। भारत की धर्म निरपेक्षता सकारात्मक है, अर्थात हम किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं मानते, लेकिन सभी धर्मों को समान आश्रय प्रदान करते हैं। उसी प्रकार गणराज्य है, तो गणराज्य में क्या होगा, देखो जहाँ का प्रमुख जनता के द्वारा चुना जाता है उसी को गणराज्य कहते हैं। अर्थात जिस देश का प्रमुख जनता के द्वारा निर्वाचित होता हो उसको गणराज्य कहा जाता है। क्या भारत के अलावा कोई और भी ऐसा है जो गणराज्य है? हाँ, जैसे यूएसए भी एक गणराज्य है, यूके भी एक गणराज्य है। तो इस तरीके से जैसे आपका फ्रांस भी एक गणराज्य है, जर्मनी गणराज्य है। तो ज्यादातर देश जो है वो गणराज्य ही है, क्योंकि वहां का जो प्रमुख होता है वो जनता द्वारा एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित होकर आता है। नेक्स्ट, केशवानंद भारती केस के अनुसार, जो आपका 1973 में आया था, इसके अनुसार प्रस्तावना संविधान का अंग मान ली गई। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, ये मैंने आपको बताया पीछे भी कि 42 में संविधान संशोधन, 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द यहाँ पर जोड़ दिए गए। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है। उसी प्रकार प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो ये देखो आपकी जो उद्देश्य का आपसे इतना ही सवाल पुटअप करेगा बस के, इससे एक भी सवाल आपका बाहर नहीं होगा। ये आप विश्वास करके पढ़ सकते हैं।
यदि देखो विश्वास है तो सब कुछ है, और यदि अब विश्वास नहीं है तो फिर तो देखो कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस बारे में। जहां आपको विश्वास लगे, जहां आपको अच्छा लगे, आप वहां पर फॉलो कीजिए, क्योंकि आपका केवल और केवल मेन टारगेट एक ही होना चाहिए। मेन टारगेट है सिलेक्शन। जिस भी आपकी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, वो आपका मेन टॉपिक होना चाहिए कि आपका मेन सिलेक्शन वहाँ डिपेंड करता है। तो ये आपका डिपेंड, जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप यूज कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है तो आप, और रिवीजन के लिए इसकी पीडीएफ होनी चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और यदि आप टेलीग्राम यूज नहीं करते तो व्हाट्सअप ज्वाइन कर लेना। तो निम्न में से कोई सा भी एक ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती रहती है। और यदि आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए पॉलिटी की कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप मेल कर दीजिए। मेल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हो, तो वहाँ भी आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।